हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत छोटा टॉपिक है। आज मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टॉपिक जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है पर देखेंगे, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट। कहने को तो टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीनों मैनेजमेंट जो है करंट एसेट से इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखेंगे तो कैश का जो टर्नओवर बिजनेस में होता है, कैश ही मेन मुख्य कारण है और कैश के लिए ही लोग व्यापार करते हैं, लाभ के लिए व्यापार करते हैं जो कैश के माध्यम से ही अचीव होता है। दूसरा होता है रिसीवेबल, जिसका कनेक्शन जो है वो डेटर से है जिनके साथ हम व्यापार करते हैं। और तीसरा होता है स्टॉक मैनेजमेंट, जिस चीज के लिए हम व्यापार करते हैं, जिसके कारण व्यापार करते हैं, जिस चीज का व्यापार करते हैं, मीन्स गुड्स। तो थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। अगर आप कैश मैनेजमेंट की बात करें तो कैश मैनेजमेंट में तमाम सारे जो है सिस्टम अपनाए गए हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है, लॉक बॉक्स सिस्टम और बैंकिंग कॉन्स्टेशन सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम और बैंकिंग कॉन्स्टेशन सिस्टम का मतलब क्या है तो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं लॉक बॉक्स। लॉक बॉक्स सिस्टम क्या है? अगर मान लीजिए कि हमारा जो मार्केट है, जहां मेरी ऑफिस है, हमारा मार्केट वहां से काफी दूर है, 40-50 किलोमीटर दूर है जहां हम व्यापार करते हैं। तो हमारा जो व्यापार होगा वो विभिन्न क्षेत्रों में होगा। तो किसी एक क्षेत्र को हम ले लेते हैं, 40-50 किलोमीटर दूर है और हम उधार माल बेचते हैं। उधार माल बेचने पे क्या होगा कि तमाम प्रकार के जो है आपकी रिकवरी जो है वो समय पर नहीं हो पाएगी। आपको बार बार किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट करना होगा जो वहां जाकर पैसा लेकर आएगा। तो उस अपॉइंटमेंट का, उस व्यक्ति का जो आप अपॉइंटमेंट करोगे, उसका अपॉइंटमेंट के पीछे जो आपका एक्सपेंस होता है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10,000 महीने पे आपने रखा और आपने कहा कि आपका बस काम इतना है कि उस एरिया में जा करके आपको देखना है कि जो पेमेंट आपने रिसीव करना है, जो आपको पेमेंट रिसीव करना है, जो माल बेचा गया है, वो पेमेंट आपको समय से ला के देना है। तो हम मान लेते हैं 10,000 रुपए खर्च होते हैं और 10,000 में वो आदमी अपॉइंट हो गया। वो लगातार आपके लिए काम करता है महीने भर और बार बार माल की रिकवरी के लिए, माल के पैसे की रिकवरी के लिए बार बार जाता है और आता है। तो 10,000 रुपए में आपने उसको रखा और प्लस जो है आने जाने का एक्सपेंस भी आपने कहा, इंसेंटिव भी कहा कि आपको उसको दोगे। तो आपने 5,000 रुपए ये भी रख लिया कि आने जाने का महीने का खर्चा जो है 5,000 होगा। तो 15,000 रुपए फिक्स हो गया कि खर्च होने ही होने हैं। वो करोड़ों रुपए का जो भी माल बेचे है, लाखों का जो भी माल बेचे है, उसकी रिकवरी के लिए। तो आपने सिस्टम क्या अपनाया कि वहां से एक आदमी अपॉइंटमेंट न करके आपने वहां पे एक लॉक बॉक्स सिस्टम, मान लेते हैं कि डाकघर में ही कोई एक व्यक्ति अपॉइंट है, उसने कहा कि यहाँ की रिकवरी हम करके आपके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो बस हमको इतना ध्यान देना है कि लॉक बॉक्स सिस्टम जो हमने अपनाया तो उस पर क्या खर्च गिरेगा महीने का। अगर हम ये मान लेते हैं कि लॉक बॉक्स सिस्टम से हमारा 16,000 रुपए खर्च होता है और पेमेंट हमारा जो है समय पे आ जाता है, और जो मैंने अपॉइंट किया उससे 15,000 रुपए खर्च होता है, तो भी मेरा 1,000 रुपए ज्यादा खर्च हो रहा लॉक बॉक्स सिस्टम में। तो इस प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई थिंक दिस प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है कि जो परमानेंट हम आदमी अपॉइंट करते हैं वह, और जो लॉक बॉक्स सिस्टम के आधार पर हम वहां से पैसा रिकवरी करा रहे हैं, उन दोनों में अगर हमारी बचत होगी तो हम सिस्टम को स्वीकार करेंगे। अगर मान लेते हैं कि 12,000 10,000 में ही मेरा खर्च वहां हो रहा है, वहां रिकवरी हो जा रही है, समय से पैसा हमको मिल जा रहा है, तो हम लॉक बॉक्स सिस्टम को ही अपनाएंगे। ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करेंगे जो डेली वहां जाएगा या समय समय पर जाकर रिकवरी करेगा। और ये ध्यान देना, इसी तरह से बैंकिंग कॉन्स्टेशन सिस्टम है। बैंकिंग कॉन्स्टेशन सिस्टम में भी हम लोग यही करते हैं। जैसे आपने लॉक बॉक्स सिस्टम देखा, वैसे बैंकिंग कॉन्स्टेशन सिस्टम देखेंगे। वही चीज रहेगी, बैंक के माध्यम से बैंक का कोई एक आदमी आपके लिए काम करेगा और बैंक में जो आदमी आपके लिए काम करेगा वो परमानेंट वहां का एम्प्लॉय नहीं होगा, एक एडॉक पर रखा या संविदा पर रखा जाएगा, जो समय समय पे जा करके देखेगा, आपकी रिकवरी करेगा, पैसे की रिकवरी करेगा। तो उसको भी आपको पेमेंट करना होगा, बैंक को आपको पेमेंट करना होगा। तो दोनों में बस आपको ये देखना है कि हमारा जो बैंकिंग कॉन्स्टेशन सिस्टम है और जो हम रखते हैं, उन दोनों में हमारे बचत किसमें होगी, जिसमें खर्च कम होगा, उस सिस्टम को हम अपना लेंगे। इसी को बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। एक बात मैं और आपको भ्रम दूर कर दूं, मैं कैश बजट की बात एकदम नहीं कर रहा हूं। कैश बजट एक अलग टॉपिक है जिसका अलग एक वीडियो मैं बनाऊंगा। यहां केवल कैश मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने लॉक बॉक्स सिस्टम और बैंकिंग कॉन्स्टेशन सिस्टम की बात की। और भी सिस्टम है वो इसी प्रकार के हैं जिसमें कैश को कंट्रोल करने का माध्यम किया जाता है, लेकिन कैश बजट नहीं है।
दूसरा है रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट भी ये आपको देखना होगा कि जो हमारे कस्टमर हैं, जिन लोगों को हमने माल बेचा है, वो आपको पेमेंट कब कर रहे हैं। अगर आप जो है उनको कोई प्रपोजल देते हो जल्द पेमेंट करने का, 2/10, 2/10 का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्रपोजल है 2/10, 2/10 का मतलब है कि अगर कोई जो है 10 दिनों में पेमेंट कर दे तो हम उसको 2% डिस्काउंट देते हैं। अब 10 दिनों में पेमेंट कर दे, अमूमन ये होता है कि जब हम उधार माल बेचते हैं तो उनका जो टर्नओवर होता है, जो कैश रिकवरी होती है, वो 30 दिन से पहले नहीं होती है, अमूमन 1 महीने लग जाता है। लेकिन आप डिस्काउंट को ये प्रपोजल देते हो कि अगर 10 दिन में पेमेंट कर दो तो 2% का डिस्काउंट देंगे। तो हमको यह 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये देखनी है कि 2% डिस्काउंट होता कितना है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का हमने माल बेचा, तो 1 लाख रुपए का 2% देखा जाए तो 2,000 रुपए कम से कम डिस्काउंट आपको देना होगा। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज ये होगा कि आपको समझना है कि अगर ऐसा करते 2,000 डिस्काउंट देना है तो आपके जो रिकवरी है वो समय से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना है आपको। और दूसरी चीज है, अगर 30 दिन में पेमेंट होता तो 30 दिन में जो व्यक्ति अपॉइंट होता उसका क्या रिकवरी है, 30 दिन में पेमेंट के हिसाब से वो लेके आ रहा है। अगर 10 दिन में लेके आ रहा है तो उसकी रिकवरी क्या है, दोनों में सेविंग देखी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका पैसा जल्दी जल्दी आ रहा है, हम मान लेते हैं कि आपका जो 10 दिन में जो है 1 लाख रुपए आ गया सपोज दैट, और यही 30,000 रुपए 1 लाख रुपए 30 दिन में आते हैं, तो दोनों में देखा जाए कि दोनों में 20 दिन का डिफरेंस है, इन दोनों में 20 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 दिन जो आपका बचेगा, 20 दिन जो मार्केट में पैसा जल्दी रिकवरी होगी, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट हम कहीं और करेंगे और कुछ और प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे मेरा प्रॉफिट रेशियो 10%, और अगर हम ये 20 दिन बचा लेते हैं तो 20 दिन में हमारा 10% के लिए अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट होगा तो हमको उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगी, मीन्स कुछ एडिशनल प्रॉफिट हमको मिलेगा। तो वो प्रॉफिट देखिए, उस प्रॉफिट की तुलना आप अपने इस एक्सपेंस से करिए जो आपने डिस्काउंट के रूप में अपने कस्टमर को देने का वादा किया है। अगर प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा और आपका एक्सपेंस डिस्काउंट कम होगा तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपका डिस्काउंट ज्यादा है और आपका 20 दिन में जो बचत है, जिसको हम लोग बोलेंगे सेविंग, तो आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट मत कीजिए। केवल आप इस बात का ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने जल्दी पेमेंट रिकवरी हो रही है। अगर जल्दी पेमेंट रिकवरी हो रही है तो दिनों की संख्या देखिए, जितना पैसा जल्दी मिलेगा उस पैसे को आप बाजार में इन्वेस्ट करोगे और उस पर जो आपका लाभ होगा उस लाभ को सेविंग बोलेंगे। नेट सेविंग जानने के लिए आपने जो एक्सपेंस किया खर्च के रूप में, एक्सपेंस के रूप में, आप उसको देखिए, दोनों का डिफरेंस जो अगर सेविंग ज्यादा हो गया तो दिस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। एक कारण और है, एक और बात ध्यान देनी है कि अगर आपने समय से रिकवरी कर ली तो आपका बैड डेट्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग लालच में आपको जल्दी पैसा दे जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि बैड डेट्स भी आपके 1,000 रुपए लेस हो गए पहले की अपेक्षा, आप मानते हो कि हमारे कस्टमर भागेंगे ही भागेंगे 2,000 रुपए की, लेकिन जल्दी पेमेंट के ऑफर में, डिस्काउंट ऑफर के चक्कर में उन्होंने जल्दी पेमेंट आपको कर दिया। अगर जल्दी पेमेंट आपको कर दिया तो कॉमन सी बात है कि बैड डेट्स की रिकवरी भी जल्दी हो गई, बैड डेट्स होंगे ही नहीं, तो वो भी एक तरह से देखा जाए सेविंग का पार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बैड डेट्स की रिकवरी प्लस सेविंग, इनकी तुलना हम डिस्काउंट से करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है, प्रपोजल स्वीकार करना है नहीं स्वीकार करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखते हैं, मैं ऐसे देख लेता हूं कि 90,000 रुपए मेरे हैं जो 30 दिन में मिलेंगे, 30 दिन मिलेंगे, क्लियर। तो हमको 30 दिन मिलेगा और हमको 10 दिन पेमेंट, अगर 30 दिन मिलेगा, ठीक है, तो 30/360 कर लीजिए, या एक काम करिए और आसान कर लीजिए, 3 बार में पार्टी पेमेंट करने को तैयार है, 30 दिन मिला करके, तो हर बार में 30,000 रुपए रिकवर हुए। ऐसे देखिए, 30 दिन पेमेंट मिलना था, क्लियर, तो 10 दिन पे पेमेंट मिल रहा है आपको 30,000 30,000 30,000। अब यही 90,000 आपको 10 दिन में ही मिल जाए, एक बार में एक झटके में मिल जाए, तो आपको 90,000 रुपए मिले। तो आप ध्यान दें, इन दोनों के बीच में 60,000 रुपए आपको जल्दी मिला। जो 10 दिन में 30,000 मिलने वाला था वो 10 दिन में 90,000 मिल गया, 60,000 जल्दी मिला। 60,000 को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए 10% पे, 10% पे या मान लीजिए 12% पे, एक महीने में आपको कितना मिलेगा? एक महीने में आपको देखा जाए
तो 600 रुपए बचत होगी। कितनी बचत होगी? 600 रुपए। एक बार चेक कर लेते हैं, 12 12 1 600 रुपए बचत होगी। ठीक है, प्लस आपके बैड डेट्स भी नहीं होंगे। आपके 90,000 रुपए के मान लेते हैं कि आपने सोचा था कि 5% भाग जाएंगे, 5% ज्यादा अमाउंट है, 2% लेते हैं तो 2% हो गया 9 दूनी 1800 रुपया। ये बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स है और ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो कुल देखा जाए तो 2400 रुपए सीधे सीधे बचेंगे। क्लियर? अब आपको क्या करना था, आपने कहा कि अगर जल्दी पेमेंट करोगे तो 1% डिस्काउंट दे देंगे, 2% दे देंगे। तो 90,000 लोगों ने 90,000 रुपए का पेमेंट 2/10 डिस्काउंट पे देखा जाए, अगर 2/10 का मतलब 10 दिन में करोगे 2%, तो 2/100 कर लीजिए। 2/100 का मतलब 1800 रुपए डिस्काउंट देने होंगे। ठीक है, 1800 रुपए डिस्काउंट आपने दिया। जल्दी पेमेंट होने से दो फायदा हुआ। नंबर एक, आपका जो पैसा जल्दी रिकवर हुआ, मार्केट में गया और वो 600 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है। प्लस बैड डेट्स नहीं होंगे, 9 दूनी 1800 रुपए ये भी बच रहे हैं आपके। कुल मिलाकर देखा जाए 2400 रुपए आ रहा है, मात्र 1800 रुपए डिस्काउंट हो रहा है, रिकवरी जल्दी हो रही है, रिस्क कम है। तो फिर भी देखा जाए तो आप जो है प्रॉफिट में ज्यादा है, 600 रुपए आपकी सेविंग हो रही है। अगर ये 600 रुपए सेविंग हो रही है तो आई थिंक दिस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। अगर मैं ये मान लूं कि ये 1800 ही होता, सपोज दैट यहाँ 1800 होता, तो भी प्रपोजल को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जब कस्टमर नहीं भाग रहे हैं तुरंत पेमेंट आएगा तो पैसे का इन्वेस्ट करके कहीं और कमा लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिस्काउंट है वो आपके सेविंग अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसलिए रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम लोग कस्टमर को कैसे लुभा करके, प्रभावित करके रिकवरी जल्दी करें और हम बचत कर सकें, ऐसे प्रपोजल को रिसीवेबल मैनेजमेंट में देखा जाता है। ये छोटा एग्जांपल था। तीसरा जो है वो स्टॉक मैनेजमेंट है। स्टॉक मैनेजमेंट में आप जब देखेंगे, मैं वीडियो अभी उसका अभी एक, जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद एक जो है मैं आपको पोस्ट कर दूंगा लेक्चर, जो है कास्ट अकाउंटिंग का है, लेक्चर नंबर जो भी होगा मैं भी देख लूंगा, उसमें पोस्ट करूंगा। तो उस वीडियो में देखेंगे तो मैंने उसमें स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए EOQ प्लस TIC, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी कैपेसिटी ऑफ गोडाउन, TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन डिस्काउंट और स्टोरिंग सिस्टम भी मैंने इसमें पढ़ाया था। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो स्टॉक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे ढंग से उसमें मैंने समझाया है। तो इस वीडियो को समाप्त करते करते मैं आपको एक बार फिर से फीडबैक देता हूं। कैश मैनेजमेंट में मैंने 2 सिस्टम बताया, लॉग बॉक्स सिस्टम और बैंकिंग कंसल्टेशन सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कैश की रिकवरी करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं और जिस सिस्टम को लॉन्च करते हैं, दोनों के बीच में जो प्रॉफिटेबल होता है वो बताता है कि हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम अपने कस्टमर को नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रपोजल के साथ लुभाने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि बैड डेट्स कम हो और अधिक से अधिक पैसा जल्द से जल्द रिकवर हो, और इसके माध्यम से अपने लाभ को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो मैंने एक छोटे एग्जांपल में मैंने आपको बताया, बाकी चीजें आप किताब में भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है या तो पोस्टर सेंड कर दूंगा या तो मैं आपको लेक्चर नंबर डाल के बता दूंगा या उस पर लिख दूंगा कि कहां पर आप जा करके, या सबसे आसान है प्लेलिस्ट देखें। एक प्लेलिस्ट मेरा बना होगा कास्ट अकाउंटिंग का, ध्यान देखें, कास्ट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट में जा करके स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने EOQ, TIC और स्टोरी सिस्टम के बारे में शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।